ये बड़े घर की बेटी। बीणी माधो सिंह मौजा गोरीपुर के जमींदार और नंबरदार थे। इनके बुजुर्ग किसी जमाने में बड़े साहिब सरवत थे। पुख्ता तालाब और मंदिर इनकी यादगार थी। कहते हैं कि इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी का मौजूदा नेमुल बदल एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर गोश्त तो न था मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार रहता था। पीणी माधो सिंह ने निस्फ से जायद जायदाद वकीलों की नजर की और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 से जायद न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने एक मुद्दत दराज की जानकारी के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा चकला सीना, भैंस के 2 सेर ताजा दूध का नाश्ता कर जाता था। श्रीकंठ इससे बिल्कुल मुतजाद थे। इन जाहिरी खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेजी हुरूफ बी ए पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हरफों ने उनके सीने की कुशादगी, कद की बुलंदी, चेहरे की दमक सब कुछ हजम कर ली थी। ये हजरात अब अपना वक्त फुर्सत तिब के मुताले में सर्फ करते थे। आयुर्वेदिक दवाओं पर ज्यादा अकीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे में अक्सर खरल की खुशगवार बहम सदाएं सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से बहुत खतो किताबत रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के बावजूद अंग्रेजी माशरत के बहुत मद्दाह न थे, बल्कि इसके बरक्स वो अक्सर बड़ी शतोमत से इसकी मजम्मत किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वो बड़े जोश से रामलीला में शरीक होते और खुद हर रोज कोई ना कोई रूप भरते। और इन्हीं की जात से गोरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्म रिवाज का इनसे ज्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से ही कोई होगा। खुसूसन मुश्तरका खानदान के वो जबरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुनबे के साथ मिलजुल कर रहने में जो वहशत होती है, इसे वो मुल्क और कौम के लिए फाले बदख्याल किया करते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें मकबूलियत की निगाह से न देखती थीं, बल्कि बाज शरीफ जादियां तो उन्हें अपना दुश्मन समझती। खुद उन्हीं की बीवी उनसे इस मसले पर अक्सर जोर शोर से बहस करती थी। इस वजह से नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर जेठ से नफरत थी, बल्कि उसका ख्याल था कि अगर गम खाने और तरह देने पर भी गुनबे के साथ निभा ना हो सके, तो आए दिन की तकरार से जिंदगी तल्ख करने के बजाय यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पका ले। आनंदी एक बड़े ऊंचे खानदान की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे। आलीशान महल, 1 हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही, फिटन बहलियां, शिकारी कुत्ते, बाज शिकरे, फर्श फरूश, शीशा आलात, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटी और कर्ज। जो एक मुअज्जज ताल्लुकदार के लवाजिम है। भूप सिंह नाम था। फराख दिल, हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत की खूबी के लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियां ही लड़कियां थीं और सबकी सब जिंदा रही। और अपने बराबर ज्यादा ऊंचे खानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मट्टी में मिलाना था। पहले जोश में तो उन्होंने 3 शादियां दिल खोलकर की, मगर जब 15-20 हजार के मकरूज हो गए तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके माँ बाप भी ज्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े असोपेश में थे कि इसकी शादी कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े, और ना यही मंजूर था कि ये अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिल जाए इसको। एक रोज श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आए। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौर तरीक पर रीझ गए, खींच तान कर जायके मिलाए और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी अपने नए घर में आई तो यहाँ का तो रंग ढंग ही कुछ और देखा। जिन दिलचस्पियों और तफरीहों की वो बचपन से आदी थी, उनका तो यहाँ वजूद ही नहीं था। हाथी घोड़ों का तो क्या जिक्र, कोई सजी हुई खूबसूरत बिल्ली तक न थी। रेशमी स्लीपर 7 लाइन थी, मगर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। ये तो एक सीधा साधा सा दहकानी मकान था। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तब्दीलियों से अपने आप को इस कदर मानूस बना लिया, गोया उसने तकल्लुफात कभी देखे ही न थे।
एक रोज दोपहर के वक्त देवर लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गाबियां लिए हुए आए और भावच से कहा कि जल्दी से गोश्त पकाओ, मुझे भूख लगी है। आनंदी गोश्त पकाने बैठी, मगर हांडी में देखा तो घी कोई पाव भर से ज्यादा न था। बड़े घर की बेटी, किफायत शारी का सबक अभी अच्छी तरह से पढ़ा न था। उसने सारा का सारा घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठे तो दाल में घी न था। बोले कि दाल में घी क्यों ना छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी तो सारा का सारा गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी कहने लगे, हैं अभी परसों तो घी आया, इस कदर जल्द उठ गया? आनंदी, लो, आज तो कुल पाव भर बचा था, वो मैंने सारा गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, इसी तरह भूख से बावड़ा इंसान जरा जरा सी बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी सिंह को भावत की ये जबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोला, ओहो, जैसे मैके में तो घी की नदियां बहती हो। औरत गालियां सह सकती है, मार सह सकती है, मगर मैके की जिल्लत नहीं सह सकती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी 9 लाख का हो गया है, वहां तो इतना घी रोज नाई का हार खा जावे थे। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी, बोला, जी चाहता है कि तालू से जबान खींच लूं? आनंदी को भी गुस्सा आया, चेहरा सुर्ख हो गया, बोली, इस वक्त वो होते ना तो आज इस बात का मजा चखा देते। अब नौजवान उजट ठाकुर से जब्त ना हो सका। उसकी अपनी बीवी तो एक मामूली जमींदार की बेटी थी, जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला कि जिसके गुमान पर तू फूली हुई है ना, उसे भी देखूंगा और तुझे भी देखूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी। सिर तो बच गया, मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गुरूर और इज्जत शोहर की जात से है। उसे शोहर की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी बेचारी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह हर शंबे को अपने मकान आया करते थे। जुमेरात का ये वाकया था। 2 दिन तक आनंदी ने न कुछ खाया न कुछ पिया, बस उनकी राह देखती रही। आखिर शंबे को हस्बे मामूल शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की और माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीजें और फैसले बयान करने लगे, और सिलसिला तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इस्तराब के आलम में काटे, और 12 खाने का वक्त जब आया और पंचायत उठी और तखलिया हुआ, तो लाल बिहारी ने कहा कि भैया, आप जरा घर में समझा देना कि जबान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। हाँ। बीड़ी माधो सिंह ने भी शहादत दी, हाँ बेटा, ये बहू बेटियों की आदत अच्छी ना है कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, अगर अपने घर, बड़े घर की बेटी है ना, तो अपने घर में होगी, हम लोग भी कोई कमी कमीन ना है। श्रीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ भी ना, यूं ही आप उलझ पड़ी। सच्ची बात तो यू है भैया कि मैके के सामने हम लोगों को तो वो कुछ समझती है ना। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो भी भरी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी की तेवरियों पर बल पड़ गए और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया, और बोली कि जिसने तुमसे ये आग लगाई है ना, जरा मेरे सामने लाओ उसको। हैं? सामने लाओ, उसका मुंह झुलस दूं मैं। श्रीकंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूं, क्या कहूं, किस्मत की खूबी है, वरना एक गमार लौंडा जिसे चपरासी गिरी करने की भी तमीज ना आए, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं अकड़े फिरता, बोटियां बिचवा लेती मैं। और इस पर तुम पूछो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है? श्रीकंठ, भाई आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे गोश्त पकाने को कहा है, घी पाव भर से कुछ ज्यादा ना था। मैंने सारे का सारा गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा कि दाल में घी क्यों ना है। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा कहने लगा। मुझसे भी बर्दाश्त ना हुआ। मैं बोली कि वहां तो इतना घी हमारी नाई का हार खा जावे और किसी को खबर भी ना होवे। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझ पर खड़ाऊ फेंकी। अगर मैं हाथ से ना रोक लेती ना, तो सर ही फट जाता। उससे पूछो, यहाँ बुलाकर पूछो कि जो कुछ मैं कह रही हूँ सच है कि झूठ है। श्रीकंठ की तो आंखें लाल हो गई। बोले, यहां तक नौबत पहुंच गई? ये लौंडा तो बड़ा बदतमीज और शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा होता है, क्योंकि आज से उनकी पलकों पर रहते हैं
औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही ना था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे और सवेरे होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, इन्हें जब बता दादा देना कब। दादा अब मेरा निभा इस घर में ना होगा। गिणी माधु सिंह जो लेटे हुए थे घबराकर उठकर बैठे, बोले, क्यों भाई क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का ये हाल हो गया है कि जिनको जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा घर पर रहता नहीं, और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ा हूं और जूतों की बौछार होती है। चलिए कड़ी बात का तो मुजायका नहीं, कोई एक की दो कह दे, यहाँ तक तो मैं जब्त कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बीड़ी माधु सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ हमेशा उनका अदब करते थे, उनके लिए उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा देख बेटा, तू अकड़मंद है, अकड़मंद ऐसी बातें ना किया करें। ये औरतें जो होवे ना, ये इसी तरह घर तबाह करें। इनका मिजाज बढ़ाना, इनकी बातों में आना अच्छी बात ना है, ये मेरी बात सुन ले गौर से। श्रीकंठ, इतना तो मैं जानता हूँ कि आपकी दुआ से ऐसा हिम्मत नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलहदगी की आफतों से बचाया है, मगर जिस औरत की इज्जत और आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूँ, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव, नहीं, ये नहीं मैं सह सकता। आप यकीन मानिए कि मैं अपने ऊपर बहुत जब्र कर रहा हूँ कि लाल बिहारी की गोशमाली ना करूं। अब बीणी सिंह माधु भी गरमाए, ये कुफ्र ज्यादा न सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो ना तो तुम उसके कान पकड़ो। मगर श्रीकंठ ने बात काटते हुए कहा कि लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बीणी माधु, हैं? लाल बिहारी को भाई ना समझे तू औरत के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी की वजह से। दोनों आदमी कुछ देर खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने के लिए तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बेरहमी हुई। इसी असना में कई और आदमी हुक्का तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब सुना कि श्रीकंठ बीवी के पीछे बाप से आमादा जंग है, तो उनका दिल बहुत खुश हुआ और तरफैन की शिकवा आमेज बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगी। कुछ ऐसे हासिल भी गांव में थे जो इस खानदान की सलामत रवि पर दिल ही दिल में जलते थे। इन ख्यालात के आदमियों की आज उम्मीदें मराएं। हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने के हीले से आकर बैठने लगे। बीणी माधु सिंह पुराना आदमी था, समझ गया कि आज ये हजरात फूले नहीं समाते। उसके दिल ने यह फैसला किया कि इन्हें खुश तो ना होने दूंगा, खा इन पर कितने ही जबर। यकायक लहजाए तकरीर नरम करके बोले, बेटा मैं तुमसे बिल्कुल भी बाहर ना हूं, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। अब तो लड़के से खता हो ही गई। इलाहाबाद का नौजवान चिल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस घात को ना समझा। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहिसों के दाव पेश से वाकिफ न था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी निकला। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था, वहां तक उसकी निगाह न पहुंची और बोला कि मैं लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बीणी माधु सिंह, बेटा तुम अकलमंद हो, और अकलमंद जो है ना, वो गवारों की बात पर ध्यान ना देवे। वो नासमझ लड़का है, उससे जो कुछ खता हुई है ना, तुम बड़े हो, माफ कर दो। उसने कहा कि ना ना, ये हरकत तो मैं हरगिज माफ नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही रहूंगा। आपको अगर उससे ज्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुख्सत कीजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूंगा। और अगर मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि जहां चाहे चला जाए, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत अदब करता था। उसे कभी इतनी जुर्रत ना हुई थी कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी इतना पास और लिहाज न था जितना वो अपने बड़े भाई का करता था। श्रीकंठ को भी उससे दिली मोहब्बत थी। अपने होश में उन्होंने कभी इसका उसे ना घुरका ना डांटा। जब इलाहाबाद से आते तो जरूर उसके लिए कोई ना कोई तोहफे लाते। मगदर की जोड़ी भी उन्होंने बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डेवड़े जवान को नाग पंचमी के दंगल में पछाड़ दिया था, तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े ही में जाकर उसे गले से लगाया और 5 रुपए के पैसे लुटा दिए।
ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। गुस्सा तो उसको नहीं आया, अलबत्ता वो फूट फूट कर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने फेल पर नादिम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसका दिल हरदम धड़कता था कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस उम्मीद के खिलाफ आज वो अपनी सूरत से बेजार पाता था। वो जाहिल था, मगर उसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ उसे अकेला बुलाकर दो चार सख्त बातें कहती, बल्कि दो चार तमाचे भी लगा लेते, तो शायद उसे इतना मलाल ना होता। मगर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत से नफरत रखता हूँ, लाल बिहारी से ना सहा। वो रोता हुआ घर में आया और कोठड़ी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई ये ना समझे कि रोता था। तब आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी, भैया ने यो फैसला किया कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगी। वो अब मेरा मुंह ना देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर कभी मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ खता हुई है ना, उसे माफ कर। ये कहते कहते लाल बिहारी की आवाज भारी हो गई। जिस वक्त लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी वक्त श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, गोया उसके साए से भी परहेज। आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो शौहर से की, मगर अब दिल में पछता रही थी। वो तबन नेक औरत थी और उसके ख्याल में भी नहीं था कि ये मामला इस कदर खिंच जाएगा। वो दिल ही दिल में अपने शौहर के ऊपर झुंझला रही थी कि ये इस कदर गर्म क्यों हो रहे हैं, और ये भी खौफ था कि कहीं ये मुझे इलाहाबाद चलने को ना कह दे, तो फिर मैं क्या करूंगी। इसी हालत में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते हुए सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ खता हुई है ना वो माफ करना, तो उसका रासा गुस्सा भी पानी हो गया। वो रोने लगी। दिलों का मायल धोने के लिए आंसुओं से ज्यादा कारगर कोई चीज नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं। आनंदी, मैं क्या करूं हैं? अंदर बुलाओ। मेरी जबान में आग लगे, मैंने कहां से ये झगड़ा उठा लिया। श्रीकंठ, नहीं, मैं नहीं बुलाने का, नहीं, बिल्कुल नहीं। आनंदी, है ना बुलाओगे? ना बुलाओगे तो फिर पछताओगे। बहुत गलाना ये, उसे कहीं चल ना दे वो। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा सलाम कह दो, वो मेरा मुंह ना देखना चाहे, इसलिए मैं भी अब अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी सिंह इतना कहकर लौट पड़ा और तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। यकायक आनंदी अपने कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, ना भाभी ना, जाने दो बस मुझे। हाँ। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, बस जहाँ कोई मेरा मुंह ना दिखे। आनंदी, ना ना, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, नहीं भाई, भाभी, मैं तुम लोगों के साथ रहने के काबिल ना हूँ। आनंदी, देवर जी, तुम्हें मेरी कसम जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। लाल बिहारी, ना, जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाए ना कि भैया का दिल मेरी तरफ से साफ हो गया है या नहीं, तब तक तो मैं इस घर में हरगिज ना रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कह रही हूँ, तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में जरा भी मैल ना है। अब श्रीकंठ का दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, ये मुना कभी कहना कि मैं तेरा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा जो सजा आप देंगे ना, वो खुशी 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 कबूल लूंगा। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज से कहा, मेरा लल्लू, मेरा टल्लू, इन बातों को भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातों का मौका ना आएगा। पीणी माधो सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश खुश हो गए और बोल उठे, शाबाश शाबाश हैं, यो बड़े घर की जो बेटियां हो ना, ऐसी ही हो, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये वाकया सुना, इन अल्फाज में आनंद की फयाजी की दाद दी कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही हो, बिगड़ा काम बना ले।